नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का बहुत ही शानदार पेपर लेकर आया हूं। आज का हमारा पेपर नंबर 15 है। इसके पहले शिक्षण विधियों के 14 टेस्ट हम हल कर चुके हैं, जो कि रीट 2022 पात्रता परीक्षा और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। थर्ड ग्रेड की लेवल 1 की मुख्य परीक्षा हो या लेवल 2 की मुख्य परीक्षा हो, सभी के लिए बेहद उपयोगी ये टेस्ट है। साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट और एमपी टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी टेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगातार तैयारी आपको करनी है तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान एवं बौद्धिक क्षमता के विकास से है, संबंधित है किससे? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से और इनमें से सभी से। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 का कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न को समझ करके उत्तर आपको देना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है, जहां पर पहचान की बात की जाती है, पुनः स्मरण की बात की जाती है, बौद्धिक क्षमता की बात की जाती है, इनका संबंध हमारे मस्तिष्क या मानसिक रूप से होता है साथियों। तो मानसिकता का संबंध डायरेक्टली किससे? ज्ञानात्मक पक्ष से है। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न, आपके प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना। तो देखो, कक्षा में एकदम खामोशी होना अभिप्रेरित शिक्षण कदापि नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। गृह कार्य पूर्ण करना, कि अगर गृह कार्य पूर्ण नहीं किया तो उसकी सजा भी दी जाती है शिक्षक द्वारा बच्चों को। तो यहाँ पर ये जो कार्य पूर्ण किया जाता है वो तो दबाव के कारण हो रहा है, तो ये भी आपका सही उत्तर नहीं होगा। अब कक्षा में छात्रों की अधिकतम उपस्थिति या बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तो साथियों अधिकतम उपस्थिति का भी एक कारण हो सकता है कि भाई बच्चों को रोज डेली यहाँ पे जो छात्रों के माता पिता है वो कि भाई आपको विद्यालय जाना ही है, ठीक है, रेगुलर जाना ही पड़ेगा, तो ये भी दबाव के कारण हो सकता है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं है, बल्कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे तो मतलब वो उस चीज को जानने के लिए इच्छुक है, अतः ये अभिप्रेरित शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरे प्रश्न में दूसरा ही विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 3, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत दे जिससे वह नया ज्ञान सीख सके, और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो देखो, आपको क्या करना है? सीखने के अवसर प्रदान करना है साथियों। अब उसके लिए क्या नहीं करोगे? तो समस्या सुलझाने के लिए भी प्रेरित करोगे, तभी उनको सीखने का नया अवसर मिलेगा। तो आप ये तो करोगे। अवधारणात्मक संरचना को भी स्पष्ट करोगे ताकि वो उस चीज़ को सीख सके और उनको अवसर मिलेंगे सीखने के, तो ये भी आप करोगे। उन्हें सुझाव व संकेत दे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके, ये भी यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सीखने के अवसर प्रदान करने के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे तो वो एक निश्चित रूप से ही जुड़कर रह जाएंगे, उनका ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाएगा। अतः यहाँ चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न देखो, आपके इस चैनल पर शिक्षण विधियों के अलावा साइकोलॉजी की भी क्लास चलाई जा रही है, आपके हिंदी की क्लास चलाई जा रही है, मैथ का संपूर्ण कोर्स निशुल्क करवाया जा रहा है, राजस्थान जीके की रोज डेली सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपकी क्लास आ रही है। संडे के दिन राजस्थान जीके की क्लास नहीं आती है। राजस्थान जीके हम कक्षा 6 से 10 तक के एनसीईआरटी आरबीएससी के पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखो, प्रश्न संख्या 4 पे हम आ चुके हैं। देखिए चौथा प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 4 है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, आपको रटने की प्रवृत्ति रोकना है, तो साथियों इसके लिए कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कोई पेपर होता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 100-150 रहती है।
आप निबंधात्मक पेपर लेते हो तो उसकी संख्या रहती है 5 से 7 या 8-10, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न बच्चे रट लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप नहीं रटते हैं, ठीक है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आपके 5वां प्रश्न कौन सा पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। दूसरा है चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। तीसरा है आपके चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। और चौथा है शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपके ये आपको 4 कथन कहे जा रहे हैं, इनमें से एक कथन का चुनाव करना है कि भाई सही कथन कौन सा है, मतलब 3 कथन क्या है फिर यहाँ पर गलत है। तो देखो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से गलत है, ताकि हमारे क्लियर हो जाएगा कि सही कौन सा होगा। तो देखो पहला है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ये तो हमें सही लग रहा है और अपने को सही देखना था। इसका मतलब आपके ये विकल्प ही सही होना चाहिए। बाकी के विकल्पों को भी देखते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य है। तो देखो चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य नहीं, बिल्कुल बाकी सिर्फ दृश्य ही दृश्य है ये, ठीक है। चार्ट और ग्राफ सिर्फ क्या है, दृश्य, ये गलत हो गया। फिर आपके चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, नहीं और विषयों में भी किया जाता है, तो ये भी आपका उत्तर गलत हो गया। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अर्थात 5वें प्रश्न में ओनली पहला ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6वां प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। देखो अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है साथियों, बल्कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है जो अधिगम करता है, मतलब जो सीखने वाला है, सीखने वाले की उपलब्धि की जानना और उसमें सुधार करना। तो सुधार लेना नहीं, सुधार लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न, वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है, कौन सी है वो। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है और संश्लेषणात्मक विधि है। तो साथियों देखो सुनो और समझो, तो देखो सुनो और समझो प्रयोगशाला में तो करके सीखा जाता है, इसमें देख करके तो किस में सीखा जाता है, प्रदर्शन विधि में सीखा जाता है। अर्थात आपके 7वें प्रश्न में पहला विकल्प सही है। जो प्रदर्शन विधि है ये इसमें देखा जाता है, अध्यापक के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्र देख रहे हैं, अध्यापक प्रदर्शन के दौरान कुछ बातें बोलता भी है, छात्र उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अर्थात पहला ही विकल्प आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है। सेमिनार विधि, क्रियात्मक बोध विधि, केस स्टडी विधि और इनमें से सभी। तो देखो जो बालक समस्याग्रस्त होते हैं, मतलब कक्षा में अध्यापक के सामने समस्या उत्पन्न करते हैं शिक्षण में, तो ऐसे बालक समस्याग्रस्त बालक कहलाते हैं। और इनका पता लगाने के लिए क्या की जाती है, केस स्टडी की जाती है साथियों। केस स्टडी जिसको जीवन इतिहास या जीवन गाथा या इतिहास गाथा विधि भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा आप समस्याग्रस्त बालक का पता लगा सकते हो। तीसरा विकल्प सही है। क्या किया जाता है इसमें, जो भी समस्याग्रस्त बालक है उसके परिवार के लोगों से, उसके मित्रों से, उसके पास पड़ोस से इत्यादि से, रिश्तेदार वगैरह से, सभी से उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है कि आखिर ऐसा व्यवहार ये क्यों करता है। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 9वां प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए सीसी लागू नहीं की गई है, ना ही कितना नहीं सीखा है। तो कितना नहीं सीखा है क्या सिर्फ इसीलिए मूल्यांकन आवश्यक है, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा।
प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए है साथियों। ये भी गलत हो गया। तो फिर आपके तीसरा विकल्प सही है कि लगातार मूल्यांकन होता रहेगा तो छात्रों में जो परीक्षा का डर का एक माहौल होता है, मन में जो डर स्थापित होता है वो दूर हो जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो और सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो देखो, क्रियाकलाप के लिए कोई सा भी क्रियाकलाप हो सकता है, उसके लिए आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो और ग्रुप के माध्यम से, तो ग्रुप के माध्यम से सिखाते हो तो आपका क्या दायित्व बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रतियोगी जो है उसमें हिस्सा लेने वाले जो है उनकी सहभागिता हो उसमें और उनका सहयोग हो। विकल्प 4 आपके सही है साथियों। यूँ नहीं कि भाई जिसके ज़्यादा अंक आते हैं उनके अनुसार समूह बना दिया या 2 ही समूह बनाए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी नहीं कि भाई लड़कों का समूह अलग रहेगा, लड़कियों का समूह अलग रहेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता। बट चौथा विकल्प यहाँ कंपलसरी है। तो चौथा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का और निगमन। तो साथियों, रटने का छोटी कक्षाओं में तो बिल्कुल भी तरीका यूज नहीं करना चाहिए, निगमन भी नहीं, आगमन या मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगर यहाँ पर व्याख्यान वगैरह होता तो फिर आप आगमन सही करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, मनोरंजक और खेल संबंधी। तो छोटी कक्षाओं में बालक का मनोरंजन भी हो और खेल संबंधी चीज़ों को करवाकर यदि हम पढ़ाते हैं तो बालक ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को करेगा क्योंकि उसमें उसकी रुचि रहेगी। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत है, वह एक कानून है, वह एक खोज है और वह मूल संकल्पना है। तो देखो, परिकल्पना को बार बार आप परीक्षण कर रहे हो लेकिन हर बार उसका परिणाम सही आ रहा है तो फिर उसको सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 13वां प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व और छात्रों का विश्वास। तो देखो, उसका गर्व और वेतन तो सबसे बहुमूल्य निधियों में नहीं आएगी, सेवा या छात्रों का विश्वास। तो साथियों, 13वां जो प्रश्न है आपके, इसका जो सही उत्तर होगा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि, उसके जो छात्र हैं वो कितना विश्वास उस पर करते हैं, ये चीज है। तो चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। जो आपके प्रश्न संख्या 14 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इनमें से कोई नहीं को तो हम एक तरफ रख देंगे। अब पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है समग्र शिक्षा का कारण कब बन सकता है? जब वह समावेशी हो, मतलब जो अन्य विषय हैं वो भी उसमें सम्मिलित कुछ न कुछ तरीके से होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 14 में, यही इसका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो देखो आपके प्रश्न संख्या 15, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो देखो, शिक्षक के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे से बोल दिया कि घर पर जो रद्दी सामग्री है उससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाओ। तो मतलब अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तु बनाना, मतलब सृजनशीलता का विकास हो रहा है। पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण बच्चे उस चीज से सीख रहे हैं। कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी भी की जा सकती है, लेकिन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ये शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। तो तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न,
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो देखो, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा क्या करेगी साथियों? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला विकल्प, कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में? तो आपके देखो, प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? औसत से कम मतलब थोड़े पिछड़े बालक है वो, तो उनको आप सामान्य बालकों की तरह लाना चाहते हो, बराबर लाना चाहते हो उनका लेवल, तो क्या करोगे? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। सही लग रहा है ये भी? बाकी 3 विकल्पों को भी देखते हैं। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। तीसरा विकल्प, उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। दत्त कार्य मतलब गृह कार्य। उन्हें अलग पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। यदि आप उनको अलग पंक्ति में बिठाओगे तो एक तरह से हीन भावना उनके मन में उत्पन्न होगी, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अतिरिक्त दत्त कार्य देना ये भी गलत हो गया। पहला या दूसरा विकल्प सही है। तो साथियों, इसमें जो बेस्ट विकल्प है वो है विकल्प नंबर 1। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की आप पहचान करोगे कि वो जो कक्षा में औसत से कम जो 4 विद्यार्थी है, आखिर वो किस क्षेत्र में कमजोर है, और फिर उनके अनुसार आप सुधारात्मक उपाय भी उनके लिए करोगे। तो वो ये हो सकता है कि भाई सामान्य बालकों की तरह हो जाए। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 18 है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट स्टडीज का, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की किताब की बात की जा रही है। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संत रचनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदार्थों की जड़ यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो देखो, सिर्फ परिभाषा पर ही बल देना गलत है। अब दूसरा या पहला विकल्प सही है साथियों, तीसरा चौथा तो गलत है। देखो, पहला विकल्प कह रहा है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। तो अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए साथियों? प्राथमिक स्तर पर अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको खोजने के अवसर प्रदान करना। बालक खुद ही वहां पर करके सीखे, आसपास की जो चीजें हैं, उसके घर के आसपास की जो चीजें हैं, यूं नहीं कि कहीं बाहर जाकर खोजने की बात नहीं की जा रही है। तो विकल्प नंबर 2 आपके सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न साथियों, 19वां प्रश्न ये देखिएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ये देखिएगा, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? मतलब बच्चों को आप खेल खिला रहे हो तो कौन सी सबसे बेस्ट रहेगा? विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, और शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो सबसे बेस्ट कौन सा है खेल खिलाने से संबंधित? साथियों, प्रश्न संख्या 19 में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहाँ पे विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और दिखाना, तो वो सिर्फ खेलों के नाम याद हो सकते हैं, खेल कैसे खेलते हैं वो तो पता ही नहीं चल रहा, तो ये आपका उत्तर नहीं है। भीतर और बाहर खेलने जाने वाले जो खेल हैं उनके नाम याद करने के लिए कहना, उसमें भी वो उनको नहीं पता है कि भाई कैसे खेला जाता है। सबसे बेस्ट आंसर है साथियों चौथा विकल्प, शिक्षार्थियों को आप खेल के मैदान में लेकर के जाओगे और उन्हें अलग अलग खेल खिलाओगे, तो इससे उनका खेल के प्रति उनको पता भी चलेगा कि किस प्रकार से ये खेल खेला जाता है। चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। तो आपके 20वां प्रश्न, जिस शिक्षण विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है वह है विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि। तो देखो,
प्रश्न पूछ रहा है नियमों का सहारा लिया जाता है, तो कौन सी विधि में लिया जाता है? निगमन विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है। डायरेक्टली नियम बता करके वहां पर चीजों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो निगमन विधि आपका सही उत्तर होगा। और एक प्रश्न बनता है कि कौन सी विधि में छात्रों के द्वारा नियम निकाले जाते हैं? तो आगमन विधि में छात्रों के द्वारा नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न है, मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षा के लक्ष्य, अपनाई गई शिक्षण विधि, विषय के प्राप्य उद्देश्य और इनमें से सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से सोच करके इस प्रश्न का जवाब देना साथियों। 21वें प्रश्न में आपका सही उत्तर है विषय के प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य मतलब जो कक्षा विशेष में ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, यही मूल्यांकन का आधार होता है। शिक्षा के लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है साथियों, तो क्या उसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का? नहीं। अपनाई गई शिक्षण विधि के आधार पर? नहीं। ओनली थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 22वां प्रश्न, प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व किसका है? सिनेमा का, रेडियो का, प्रत्यक्ष वस्तु का और एपिस्कोप का। साथियों, प्रदर्शन सामग्री में पहला मतलब सबसे ज्यादा महत्व पूछा गया है। सबसे ज्यादा महत्व किसका है दिए गए विकल्पों में से? तो देखो, सबसे ज्यादा महत्व है प्रत्यक्ष वस्तु का, क्योंकि आप प्रत्यक्ष वस्तु यदि बच्चों को दिखा देते हो शिक्षण के दौरान तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु ही देख ली तो उस चीज को वो आसानी से याद रख लेगा। इसलिए थर्ड विकल्प ही आपके 22वें प्रश्न में सबसे सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। ये रहा, शामपट्ट का प्रयोग होता है कठिन शब्दों का अर्थ बताने में होता है, अध्यापक के वाचन को कम करने में होता है, छात्रों को विषय वस्तु समझाने में होता है और इनमें से सभी। तो साथियों, शामपट्ट जो कक्षा में लगा होता है, कठिन शब्दों का अर्थ भी उससे बताया जाता है, वाचन भी अध्यापक का थोड़ा कम होता है, विषय वस्तु भी समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात 23वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है, इनमें से सभी, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा साथियों, ठीक है, ताकि हो सकता है मानवीय भूल के कारण कोई त्रुटि हो जाए तो उसको सुधारा जा सके। प्रश्न नंबर 24 है, प्रतिमान का प्रयोग तभी करना चाहिए जब रिक्त स्थान का प्रयोग करना असंभव हो, काल्पनिक पदार्थ का प्रयोग करना असंभव हो, वास्तविक पदार्थ का प्रयोग करना असंभव हो, दोनों और इनमें से सभी। तो देखो, प्रतिमान का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास वास्तविक पदार्थ का प्रयोग करना असंभव हो, तो हम प्रतिमान मतलब उसका जो छोटा रूप है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप बच्चों को हाथी के बारे में पढ़ा रहे हो तो यूं थोड़ी है कि हाथी को लेकर के आ जाओगे क्लास में, ऐसा थोड़ी होगा। हाथी का जो छोटा रूप है, प्रतिमान है, खिलौना, वैसा आप लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर वास्तविक पदार्थ आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। क्या पूछ रहा है? अवलोकन विधि का अर्थ है छात्रों को भ्रमण पर ले जाकर अवलोकन करना, छात्रों को कक्षा में किसी वस्तु का अवलोकन कराना, छात्रों को प्रयोगशाला में किसी वस्तु का अवलोकन कराना और इनमें से सभी। तो अवलोकन का सीधा सा मतलब ये है कि कहीं पर अगर छात्र किसी चीज का पर्यवेक्षण कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो फिर वो ही अवलोकन विधि कहलाएगी। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 25वें प्रश्न में, यही आपका सही और सटीक उत्तर होगा साथियों। तो ये आज का वीडियो पूरा हुआ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।